के शो में। कराची स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन करने का फैसला। रोशनियों का शहर डाकुओं के हाथों यरगमाल। सिर्फ फरवरी में डकैती के दौरान 12 अफराद जान से गए, 50 से जायद जख्मी। पुलिस और रेंजर्स दोनों सड़कों पर नजर नहीं आती, वजीर आला सिंध भी बोल पड़े। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, इस शहर में जो लोग रहते हैं वो मुसलसल खौफ का शिकार, कराची शहर में जो लोग रहते हैं वो हमने देखा है बम धमाकों का खौफ था एक ज़माने में। मस्जिदें हों, इमाम बारगाहें हों, कहीं भी कुछ भी किसी भी बादगाह में धमाका हो सकता था। फिर यहाँ एक एथनिसिटी की लहर चलती है, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो जाता है। उससे कबल यहाँ पर हमने ये भी देखा है फ़िरका वारियत वो अपने उरूज पर गई, उस तहत जो किसी मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखता हो उसकी जान को ख़तरा लाहक हो जाता है। तो ये शहरी यहाँ पर मुसलसल एक खौफ के साए में, खौफ के बादलों में रहते हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो बाकी शहरों में शायद मसले होते हैं कि सड़क बन जाए, अंडरपास बन जाए, पुल बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। यहाँ मसला जान के तहफ़्फ़ुज़ का हो जाता है। स्ट्रीट क्राइम्स तो यहाँ हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं। हम प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, कर करके हम भी थक गए हैं। पॉलिटिशियंस आवाज़ उठा के थक गए हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। स्ट्रीट क्राइम्स हो तो रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं। अथर बतीन शहीद हुए रिसेंटली। हमने देखा कि इससे कबल इस शहर के अंदर फरवरी में कहा गया 10-12 लोग शहीद हो गए, जनवरी में 10-12 लोग शहीद हो गए। ये तमाम वो लोग थे या तो मजामत कर रहे थे या रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उस दौरान इनकी शहादत हुई, इनकी जान गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार शहरी ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक शहरी को पता है कि एक आदमी जो लूटने आ रहा है उसके पास बंदूक है, वो बंदूक उसकी जान ले सकती है। उसको ये भी पता है कि ये जो मोबाइल फोन छीन रहा है या जो भी जेवर छीन रहा है वो जेवर उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुजामत कर रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ गई है लोगों में। एक अजीब सा एक माहौल, एक जंगल सा, एक लग रहा है कि जंगल में रह रहे हैं जहां पे कोई कानून नहीं, यहाँ पे जानवर भेड़िए घूम रहे हैं, और हमें अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है शहरियों में कि अब वो उन्हें पता है पुलिस ने कुछ करना नहीं है, उन्हें यह पता है कि ना रेंजर्स ने कुछ करना है, ना हुकूमत ने कुछ करना है, ना सिंध ने, ना वफाकी हुकूमत ने। तो वो फिर कहते हैं कि आज खुद ही फिर कुछ करें, इनको मारें, इनको पकड़ें, इनको गाड़ी से रोन दें, कुछ भी करें जो उनके बस में आए वो करने की कोशिश करें। और इस दौरान शहरी जाबाक होना शुरू हो गया, एक बड़ा अलमिया बन चुका है। इतने तो अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर जानवर मर जाएं तो फिर वहां पे कोहराम मच जाता है, यहाँ इंसान शहीद हो रहे हैं, रोजाना हलाकतें हो रही हैं, और हुकूमत क्या कर रही है, ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैंने गवर्नर सिंध से पूछा था इंटरव्यू में जुमे के दिन कि आखिरकार जो कैमरा था चर्चा, क्योंकि विलिंगनेस तो नजर आए कि ये तो कह देते हैं कि बड़ा आसानी से हुकूमत कहती है, पुलिस कहती है कि हम हर चप्पे चप्पे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप हर चप्पे चप्पे में कैमरा तो लगा सकते हैं ना। मैंने गवर्नर सिंह से पूछा था कि आखिर उस मंसूबे का क्या हुआ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था जुमे के दिन। लेट्स हियर दिस। ये जो स्मॉल क्राइम्स हैं जिनको हम छोटे जराइम कहते हैं, इसमें मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल की चोरी, इस तरह की चीज़ें, वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में कंट्रोल करना यूँ मुश्किल होती है कि अगर आपने उसको स्मार्ट सिटी की तरफ नहीं ले गए या आपने कैमरास नहीं लगाए सिक्योरिटी के लिए और आपने उसको मॉनिटरिंग आप नहीं करेंगे, तो कराची जैसे मैग्नीट्यूड के शहर के अंदर अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग से कंट्रोल हो जाएगा और हर गली में पुलिस वाला खड़ा होगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लाखों की तादाद में आप पुलिस वाले एम्प्लॉय करें तब भी मुमकिन नहीं है। सो वी नीड टू मूव टूवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी। मेरी कई बार बात हुई है इसके ऊपर, और वो हर बार यही बात होती है कि वो कहते हैं जी हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। फिर उनकी प्लानिंग भी बकौल आपने अपनी भी दिखा कि वो प्लानिंग हो गई थी बकौल उनके कि उन्होंने 30,000 कैमरा इंस्टॉलेशन की उन्होंने बात भी कर ली थी और उसका डेटा सेंटर भी वो बना रहे थे, बट एज सच ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आया। ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। एक तरह से उन्होंने जिम्मेदारी तो पूल के कुछ इस फैसले भी अनाउंस किए कि टारगेट ऑपरेशन होगा, लेकिन कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेट्स हियर दिस कि क्या कहा है वज़ीर आला सिंध ने। एक बड़ी आबादी का शहर है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह ताला कुछ लीड्स हैं मरहूम अजहर मतीन साहब के कत्ल के हवाले से और बाकी भी हमारे पास है। पुलिस ने
और मैं ये पूरा रिकॉर्ड भी पेश करूंगा जो हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स, बहुत सारे पकड़े भी हैं, बहुत सारे, कुछ जो आउटस्टैंडिंग होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, लेकिन बेबस नहीं है, इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। कि मैं बरी-उज़्ज़मा नहीं हूँ, हुकूमत बरी-उज़्ज़मा नहीं है, वो पुलिस बरी-उज़्ज़मा नहीं है इस चीज़ से। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट दें। और हैरान कुन सीसीटीवी फुटेज आना शुरू हो गए हैं। आप इस शहर में देखें तो कल एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा आया था जिसके अंदर एक शहरी को लूट मार करने के बाद वो जो डकैत है उसके बाल बनाता है, उसको चश्मा पहनाता है उसका, यानी उसको बिल्कुल फारिग है, उसको पता है उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसको टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बड़े सुकून से लूट मार करता है, उसका चश्मा उसको निकाल के पहनाता है, बाल बनाता है। ऐसा सीसीटीवी हमने देखा। हमने ऐसे भी वाकयात अंदोनाक सुनना शुरू हो गए। सुरजानी टाउन के अंदर जहां एक खातून के साथ रेप हो जाता है, घर पे डकैती होती है, तो खुदा ऐसे वाकयात भी शुरू हो गए। और फिर इस तरह के भी हम सीसीटीवी, और फिर आप ये भी आपने किसी शहर में नहीं सुना होगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है शायद पूरी दुनिया में, एक वाहिद शहर है जहां हर आदमी कहेगा कि मैं लुट चुका हूं या मेरा जानने वाला लुट चुका है, लेकिन ये भी आपने नहीं सुना होगा जहां कोरंगी कॉजवे के ऊपर नाका लगाते हैं, डाकू नाका लगाते हैं, पुलिस नाका नहीं लगाती, डाकू नाका लगाते हैं, नाका लगाकर लूटमार करते हैं, 100 से ज्यादा शहरियों को लूट लेते हैं, उनका सामान, उनकी नकदी, उनके वैल्यूएबल्स लूट के चले जाते हैं। किसी शहर में, किसी मुल्क में कहीं आपने सुना होगा कि डाकू नाका लगाकर बड़े मजे से लूट मार करके जाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं मुतासरीन, जरा सुने उनकी इदाद। और ये एक नहीं, कई बार मैं खुद ये वाकया हो चुका है कोरंगी कॉजवे के ऊपर, और कितने शहरियों के साथ हो चुका है। जरा सुने कि उन लोगों ने क्या कहा जो नाका लगाकर जिनको लूटा जा रहा था। ये जरा सुने। डंडे और इस पिस्टलों के साथ उन्होंने यहाँ फायर मारा है, लोगों को शीशे तोड़े, हमारा मोबाइल, पर्स, लेडीज के साथ बदतमीजी, यहाँ लोगों के रक्षे से औरतों को उतार के सामान छीना है। कोई नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो पुलिस तंग करती है या डाकू तंग करते हैं। दिन में ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे लूट रही होती है लोगों को, और ये सिंध पुलिस यहाँ पे लूट रही होती है। उसके बाद रात को यहाँ पे डाकू यहाँ पे, और ये महीने में 1-2 दफ़ा वारदात लाजमी होती है। जो ये रास्ता अख्तियार करते हैं उनको पता है वारदात लाजमी होती है। नोमान रफ़ीक साहब कोरंगी कॉज़े पे हमारे सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची की आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वैसे तो यूँ वाक़यात बड़े हुए, ये जो कोरंगी कॉज़े वाला लास्ट वाक़या हुआ, इसकी अहमियत थोड़ी इसलिए भी है कि अथर मतीन की यहाँ शहादत हुई थी। न्यूज़ मीडिया कवरेज के अंदर टॉप स्टोरी चल रहा था ये मामला के कराची में स्ट्रीट क्राइम्स है, हर चैनल पे, हर जगह पर शोर मच रहा था। सीएम, प्रेसिडेंट, हर कोई, गवर्नर सिंध वहां जा रहा था और कराची के स्ट्रीट क्राइम पे गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनमें 1% भी खौफ नहीं आया। उन्होंने अगले दिन यानी उसी रात को जाकर 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स को नाका बनाकर 100 से ज्यादा लोगों को लूट लिया। 10 क्रिमिनल्स थे, बड़े मजे से लूटमार करते रहे। यानी खबरों में रहे आप, टॉप स्टोरी रहा कराची का स्ट्रीट क्राइम, लेकिन उनमें कोई खौफ ही नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा ये खौफ हाफिज साहब? और उसका जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिल्कुल वाज़ेह है। खौफ उस वक्त आता है जब उन्हें ये पता हो कि हम पकड़े जाएंगे और सजा मिलेगी। अव्वल तो पकड़े नहीं जाते, और जब पकड़े जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होता, लोग खौफ के मारे गवाही नहीं देते। अब ये जो पता चला है कि अगर 100 से ज्यादा लोग वहां पर लूटे गए हैं, तो उनमें से एक आदमी ने रिपोर्ट करवाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा लोगों का अदम एतमाद है इन तमाम इदारों पर, हुकूमत पर, पुलिस पर, कि लोग रिपोर्ट कराना ही मुनासिब नहीं समझते कि खुद हम फंस जाएंगे। डाकू तो पकड़े जाएंगे नहीं, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, मजीद रिश्वतें देनी पड़ेंगी, बार बार के बयानात होंगे और होगा कुछ भी नहीं। तो ये जो मायूसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, ये शहरियों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, और इस पर हुकूमत को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। वरना आप देखें ना सूरत हाल इस वक्त क्या है। 37,000 पुलिस की नफरी है, आधी नफरी तो गुजरा की और MNAs की, MPs की, खुद पुलिस के अफसरान की सिक्योरिटी पे मामूर है, और उन्हीं की नहीं, उनकी बेगमात और उनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने, बाजार लाने ले जाने का काम फरीजा अंजाम देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में तो पुलिस आपने इस तरह से रखी हुई है। फिर पुलिस का जो एक मसला ये भी है कि वो बहुत जो अफसरान हैं, जो SHOs हैं, जो DSP हैं, SSP हैं, इस शहर से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं। देखें, ये लिसानी मसला नहीं है, इस शहर में हर लिसानी इकाई के लोग मौजूद हैं। मसला यह है कि जब पुलिस मकामी तौर पर मौजूद नहीं होती है तो तमाम चीजों पर गिरफ्त करना, इलाकों को ठीक से कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तीसरी बात, इसमें एक और पहलू है, पुलिस का नेटवर्क, बहरहाल एजेंसी जो उसकी होती है, स्पेशल जो इसके यूनिट होते हैं, जो जिनकी जासूसी का निजाम होता है, ये तमाम एजेंसियों के मुकाबले में बेहतर होता है। तो ये भी एक सवाल है
कि अगर कोई मनशियात का अड्डा चल रहा है, कोई गुटखा की फैक्ट्री चल रही है, कोई लैंड ग्रैबिंग हो रही है, कोई स्नैचिंग हो रही है और गोलियां पड़ रही हैं, तो हो नहीं सकता कि पुलिस के निजाम से बाहर कोई, नेटवर्क से बाहर कोई हो सकता है। अगर होता है तो फौरन पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जा रहा तो पुलिस की मिली भगत है, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो ये तो हुकूमत का काम है ना कि देखें, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। थानों को बेचना, एसएचओज की तैनाती करोड़ों रुपए में करना बाज थानों में, और रिश्वतों का निजाम बनाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये दोनों काम साथ नहीं हो सकते। जब रिश्वत का निजाम हुकूमती सरपरस्तियों के अंदर चलेगा, जब जो है वो नीचे एसआई और सिपाही और हवलदार और फिर एएसआई और एसआई और फिर जो है वो एसएचओज और फिर उसके साथ डीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी सबका पूरा नेटवर्क होगा, जब आईजी की भर्ती को हमेशा जो तैनाती को मुतनाज़िया बनाया जाएगा, जब पुलिस को इक्विपमेंट। हाफिज नईम रहमान साहब जी, हाफिज नईम रहमान साहब से जब तक हम राब्ता बहाल करते हैं, हाफिज नईम रहमान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, हाफिज साहब से जब तक राब्ता मुनक़ता हुआ है, नुमान आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी एसएचओ का जिक्र हो रहा है, यहाँ के एसएचओ तो मुअत्तल हुए हैं, आज पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई है और मैंने सुना है कि अब एक नहीं शायद 2 मोबाइलें खड़ी होंगी यहाँ पे, हॉटस्पॉट जो कहा गया कि ये हैं, तो अब पुलिस आ गई है यहाँ पर, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये कार्रवाई तो हर 15-20 दिन बाद हो ही रही थी, यहाँ पे कुछ हुआ है ब्रेक थ्रू? जी, जिस तरीके से आपने बताया, पहले मैं इस हवाले से आपको ये मालूमात देना जरूरी समझूंगा कि जिस जगह के ऊपर ये वारदात हुई थी, यहाँ पर वारदात हुई क्यों? जिस वक्त यहाँ पर ये वारदात हो रही थी तो उस वक्त यहाँ पर ये देखा गया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोई एक मोबाइल या कोई एक एहलकार इस जगह के ऊपर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये वारदात हुई। और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जो पुलिस के अंदर जो बदले की जो टाइमिंग होती है ना, कि जो ड्यूटी पर आया, सुबह जो शख्स ड्यूटी पर आया था वो शाम में तकरीबन 8 बजे और 9 बजे के दरमियान जो है वो अपनी ड्यूटी खत्म करके जाता है। तो इस स्पॉट के ऊपर मुस्तकिल जो है वो मुतालिका एसएसपी की जानिब से एक हॉट स्पॉट के तौर पर इसको मुतारुफ करवाया गया था और एक मोबाइल को ये कहा गया था वो इस जगह के ऊपर जो है मुसलसल। नुमान अगर इजाजत दें, नुमान क्योंकि नुमान अगर इजाजत दें, क्योंकि मैं ये गुफ्तगू आपसे अगले सेगमेंट में करूंगा, आप साथ ही रहेगा। हाफिज नईम रहमान साहब क्योंकि इसी सेगमेंट में है, वो निकल जाएंगे और 2 मिनट रह गए इस ब्रेक में, तो अगर मौका दें तो मैं उनसे पहले उस बात को, क्योंकि कनेक्शन टूटा था। हाफिज नईम रहमान साहब ये मुझे बता दें कि शहरियों को क्या राय देंगे आप? बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि आप शहरी मुजामत ना करें, कोई आ रहा है लुटने, आप दे दें सब कुछ, अपनी जान से ना खेलें, मुजामत ना करें, शहरियों को क्या मैसेज होगा आपका? हाफिज नईम रहमान साहब देखें, ये कहना तो मुजाहिमत करें, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि आप मुजाहिमत करें जी। मुझे मालूम है कि उसके नतीजे में गोलियां पड़ रही हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुजाहिमत ना करें। ये तो असल में नहीं, हाफिज नईम रहमान साहब से फिर दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तो नौमान साहब आप अगर कंटिन्यू कर सकें उस बात को, आप कह रहे थे कि पुलिस एहलकार टाइम चेंज हो रहा था, उस पर शिफ्ट ड्यूटी आवर्स चेंज हो रहे थे, और वजूहात क्या थी और अब क्या सदेबाब हुआ है इसका, नौमान साहब? हाँ, तो मैं ये बता दूं कि वो जिस वक्त इस जगह के ऊपर वारदात हुई थी वो कमोवेश 8:30 बजे का टाइम था और यही वक्त जो है उनकी तब्दीली का वक्त होता है। अच्छा। और इस पॉइंट के ऊपर जिस मोबाइल को खड़ा किया गया था वो उस वक्त तब्दीली के लिए जो है मुतालिका थाने पहुंची थी और जिसकी वजह से ये वारदात हुई। हमने ये भी मालूमात हमें मिली थी कि मुतालिका जो एसएसपी हैं फैसल बशीर मेमन साहब, जब उन्होंने इस जिले का चार्ज संभाला था तो आने के फौरन बाद ये वाज़ेह तौर पर अहकाम सादिर किए थे कि कोई भी हॉट स्पॉट जो है जहां पर बाकायदा पुलिस को खड़ा किया गया है उस जगह से जो है पुलिस मोबाइल या एहलकार नहीं हटेंगे, किसी सूरत नहीं हटेंगे। अगर उनको बदली भी करनी होगी तो स्पॉट के ऊपर जो है उनकी बदली होगी, लेकिन ये अहकामात यकसर जो है उनकी जानिब से मुस्तरद किए गए और उन्होंने बदली के लिए थाने गए और इस पीछे यहां पर ये वारदात हो गई। दूसरी हमने बात अपने नाज़रीन को ये बताना जरूरी समझेंगे कि जब ये वारदात हुई तो इस वारदात के बाद फौरी तौर पर मुतालिका एसएसपी की जानिब से एक एक्शन लिया गया। उस एक्शन के हवाले से हमने ये देखा कि मुतालिका जो एसएचओ थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने एसएसपी के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराया। और दूसरा हमने ये देखा कि इसी असना के अंदर जब मुतालिका एसएसपी को इस वारदात के हवाले से मालूमात मिली तो मुतालिका जो डीएसपी थे
वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद इस बात की उन्होंने वजाहत की कि ये वारदात किस तरह हुई और उन्होंने बकायदा मौके पर ही मुतालिका एसएचओ को तंबीह भी की थी और उनको ये कहा था कि इस गैंग के हवाले से उनके पास मालूमात मौजूद थी। उन्होंने वो भी हमसे शेयर की। उन्होंने बताया कि इस गैंग का ताल्लुक मेहरान टाउन से है और तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं नुमान के अहकामात उनको दिए थे कि अब आगे ना हो वाकया। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप कुछ इस पे कहना चाह रहे थे, उस वक्त आपकी भी आवाज टूट गई थी। ये बताइएगा कि शहरी मजामत करें, क्या करें, शहरी क्या अब रद्द-ए-अमल दें इस पूरे वाकये में, क्योंकि रोज देखें शहरियों का ये काम नहीं है कि वो अपनी डाकुओं के साथ मुकाबला करें। शहरी टैक्स देता है, हुकूमत और रियासत उसको तालीम नहीं देती, हुकूमत और रियासत उसको सेहत नहीं दे, सहूलत नहीं देती, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं देती। हमारी माएँ बहनें जो है वो बेटियां चिंचियों में धक्के खाते हैं। हुकूमत और रियासत उसको जो है वो मास ट्रांजिट नहीं देती, पानी नहीं देती, बिजली नहीं देती, गैस नहीं देती, अमन भी खरीदना पड़ता है हमें। 73,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट गार्ड हैं और जो पता नहीं हजारों लाखों की तादाद में अनरजिस्टर्ड गार्ड होंगे वो कितने होंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि अमन भी खरीदना पड़े तो ऐसी सूरत हाल में क्या आवाम डाकुओं के मुकाबले में खड़े होंगे, मुजाहिमत करके गोलियां खाएंगे? ये हुकूमत का काम है कि एक एक डाकू को पकड़े और जो लूटा गया है उसको रिकवर करवाए। मायूसी की इंतहा होती है, फ्रस्ट्रेशन में आकर लोग इस तरह के काम करते हैं। अतर मतीन ने क्या किया? ये ट्रिक्स सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले चल रही थी कि जब कोई लूटा करे तो उसको जो है हिट कर दिया करो। अब जाहिर है एक आदमी के पास उसको पता है पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, रेंजर्स के बाद ये वो होगा, एक्सक्यूज होगा कि हम तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। ये भी एक सवालिया निशान है कि फिर रेंजर्स के इख्तियार को भी मुतय्यन होना चाहिए, क्या काम वो करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और कौम को भी पता होना चाहिए। बहुत अहम सवाल है, आवाम को भी पता होना चाहिए। नाफिज साहब, मैं आपका बहुत और फिर उनके इख्तियारात में ये क्यों नहीं है कि कोई आदमी गोली मार रहा है और वो उसको नहीं पकड़ नहीं रोक। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नुमान हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरा आवाम की आवाज़ उठाई कि आखिरकार ये मसला कब हल होगा। इस ब्रेक के बाद इस मामले पर मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अभी हम बात कर रहे थे हाफिज नईमुर रहमान साहब से। हमारे नुमाइंदे भी कोरंगी कॉजवे पे मौजूद थे, जहां हमने देखा कल परसों एक वाकया हुआ और उस दौरान वाकया हुआ जब हम देख रहे थे अतर मईन की शहादत के हवाले से जो टॉप स्टोरी चल रही थी, हर तरफ कराची का अमन अमान डिस्कस हो रहा था। उसी दिन हमने देखा डकैतों में इतनी जरूरत थी कि जाकर उन्होंने नाका लगाकर, जो शायद किसी शहर में ना सुनते हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, आखिरकार नाका लगाकर 100 से ज्यादा लोगों को लूट लिया और उसके बाद फिर एसएचओ मुअत्तल और ये और वो। आज पुलिस मोबाइल वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन इस शहर का जो सूरत हाल है इंतहाई बदतर है। तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, शहीद अतर मतीन के भाई भी हैं। तारिक, आपको खुशामदीद भी कहते हैं, ताज़ियत आपके साथ, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना सबको सब्र भी दे। ये बताइएगा अभी कुछ पेशरफ्त हुई, इतने सब कुछ होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा कोई, आपको लगता है ये कराची की सूरत हाल पर? अच्छा, दो हिस्से इस सवाल के, एक ही कि पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई और दूसरा फर्क पड़ेगा या नहीं। पहला पेशरफ्त, कानून नाफिज करने वाले इदारे, शहर के जिम्मेदारी उनके बड़ों की जानिब चीजें हमसे शेयर की गई हैं, कुछ है वो कहाँ है, कहाँ तक पहुंचे, कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक लंबी डिटेल है जी। और ये चीजें जो हैं ये इस इंसाफ के मुकदमे की अमानत है, ये उनकी अमानत है और कराची के अमन की अमानत है। इसलिए ये अमानत जो है, इसमें खयानत तो मैं इस वक्त नहीं कर सकता। उनकी तरफ से मुझसे बहुत जोर देके कहा गया कि हम जो चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं तो अमानत रखी जाए। तो मैं उस पेशरफ्त किसी हद तक मुतमईन, जब मैं कहता हूं किसी हद तक मुतमईन तो ये इन्वर्टेड कॉमास में किसी हद तक मुतमईन, लेकिन इत्मीनान हमने आज सहाफियों के साथ बैठकर 3 अपने चार्टर ऑफ डिमांड में 3 नुक्ते उठाए। उन 3 नुक्तों पर अमल दरामद से होगा। एक, अथर के कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। 2, एक कमेटी बने तो कत्ल वाले सहाफी को, जख्मी होने वाले सहाफी को निशाना करने वाले सहाफी, उसके मामलात पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा उसके जब हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं तो ब्रैकेट में है कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत और सहाफियों के नुमाइंदे।
तो एक कमेटी बने, एक बॉडी बने। और उसके अलावा एक और तीसरा नुकसान है, वो जब सहाफी जाता है जहां सहाफी होता और काम पर नहीं होता, तो उसके लिए माली मुआवजा, मदद, उसके बच्चों के सर पे हाथ रखने की रियासत की जिम्मेदारी वो किस तरह से अंजाम दी जाएगी, इसको तय कर रहे हुकूमत, तय करे। ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी दफ्तर से किसी को फोन आए कि लिख कर दे दो और कितने पैसे चाहिए बता दो। ये किसी सहाफी के साथ नहीं होना चाहिए। वो आम सहाफी हो, वो एंकर हो, वो रिपोर्टर हो, डेस्क आदमी हो, वो सीनियर प्रोड्यूसर हो, वो कैमरा मैन, तो इसका फैसला चाहिए। और प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल, और उस प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल पे हम अमल करें, ये इतनी आसान है। सही, तो ये वो चीजें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक एसओपी इस हवाले से बन जाए और इस वाक़े के बाद, लेकिन अमन व अमान के हवाले से शहर में रहना इस वक्त मुश्किल, ऐसा जंगल जैसा माहौल हो गया है। लग रहा है भेड़िए घूम रहे हैं सड़कों पे, जानवर घूम रहे हैं। कहीं हम सुन रहे हैं सुरजानी टाउन में जहाँ पर डकैती के दौरान रेप हो गया खातून का, यहाँ पर नाके लगाकर लूटमार हो रही है, यहाँ पर लोगों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे में शहरी क्या करें? और आपको अमन व अमान के हवाले से आपके क्या कंसर्न्स हैं इस वाक़े के बाद बिलखुसूस, तारिक मतीन साहब? देखिए, इंसानी जानना, मैं इंटरव्यू कर रहा था जनरल परवेज मुशर्रफ, रिटायर्ड डिक्टेटर, और उस इंटरव्यू में एक जगह बहस हो गई। उन्होंने कहा, एम आई एज कॉमन मैन? तो मैंने कहा यस यू आर। मैंने कहा यस यू आर। कहने लगे, एम आई इक्वल टू अ कॉमन मैन? अगर इंपॉर्टेंस की बात होगी ना, तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ होने के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम इमरान खान बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी अपने ओहदे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, खिलाफत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्तजा वहाब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जान की बराबरी की बात होगी, इंसान की जान की हुर्मत और तकदीस, वो तारिक मतीन की, अथर मतीन की, सलमान खान की, तलहा हाशमी की, जनरल बाजवा की, उमर अता बंदयाल की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसिफ अली जरदारी की, मुर्तजा वहाब की बराबर है, सबकी बराबर है। तो शहर की जान की बात या एक आम कराची वाले की, अच्छा, क्योंकि बराबर है, सब एक हिस्से में। अच्छा तारिक साहब, क्योंकि आवाज़ में भी खलल हो रहा है, मुसलसल कुछ कट कट के आ रही है, लेकिन अब इस सेगमेंट का टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं आपका मैसेज हम तक पहुंचा है, मैं उम्मीद ही करता हूं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला इस मामले में इंसाफ हो। के बाद जो दीगर आप मामला तय करने जा रहे हैं वो भी जल्द पाए तकमील तक पहुंचे, ताकि सबको इंसाफ और सबको फौरी तौर पर उनके जो अहले खाना वरसा होते हैं, ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा या सानिया हो तो उनके अहले खाना को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, दीगर पैनल्स भी साथ होंगे हमारे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम इस वक्त परेशान हैं, कराची शहर का हर शहरी परेशान है। क्या आखिरकार इसका हल क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम्स तो थे ही, लेकिन जिस तरह जाने रोज़ जा रही हैं, कीमती लोग हम खोए जा रहे हैं, कोई सहाफ़ी है, कोई कुछ है, और प्रोफेशनल्स हैं। एक प्रोफेसर्स हमने जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड थे वो खो दिए, स्ट्रीट क्राइम्स की नज़र हो गए। इस शहर के अंदर आखिर हो क्या रहा है कि नाके लग लग कर 100 लोग एक वक्त में लूट लिए जाते हैं। शहर में आखिर क्या हो रहा है? ये कैसे जानवर हैं जो घरों में घुसकर खवातीन का रेप तक कर देते हैं लूट मार करते हुए? ये किस तरह के जानवर मुसल्लत हो गए, कौन कहाँ से आ गए हैं ये, और इनको कौन रोके? शहरी फ्रस्ट्रेशन में मज़ामत कर रहे हैं, मज़ामत में वो खुद इस पर जान से जा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब सवाल ही हैं। हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अपोजिशन लीडर। हलीम साहब, आज कुछ हिकमत अमली हमने सुना है, अनाउंस हुई है। एक टारगेटेड ऑपरेशन का कहा है कि होगा, उसमें रेंजर्स ही मामलत करेगी। उसके साथ ये कहा गया है कि एसएचओ जो नए पुलिस चीफ आए कराची के, कि वो एसएचओ जिम्मेदार होंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। कि पहले वो कहते थे सिर्फ एसएचओ एफआईआर करता था और इन्वेस्टिगेशन कोई और करता था, तो एक डिस्कनेक्ट आ जाता था। अब वो कह रहे हैं कि एसएचओ इन्वेस्टिगेशन यानी सीसीटीवी से आइडेंटिफाई भी करेगा क्रिमिनल्स को, एफआईआर भी दर्ज करेगा, और एसएचओ की जिम्मेदारी और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी उसकी परफॉर्मेंस की। क्या कोई फर्क पड़ेगा इन इकदामात से, टारगेटेड ऑपरेशन और इन सब चीजों से, या हम उम्मीद छोड़ दें बिल्कुल भी? हलीम साहब देखिए, बिल्कुल, मैं तो बार बार यही कहता रहा। एक तो 2022 एक फ्री बनकर आया और बड़ी तादाद के अंदर लोग बेचारे 14 लोग जो है वो जान से चले गए और 80 से लोग जख्मी हो गए, हजारों गाड़ियां चोरी हो गई, सैकड़ों छीन ली गई,
बहुत कुछ हुआ इस 1.5 महीने के, 2 महीने में। और अल्टीमेटली जो ये सब कुछ हो रहा था, हम सब SHO के प्रेशर डालते थे कि SHO, लेकिन अलमिया क्या है कि जो डकैतियां हो रही है, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है कि SHO पकड़ता है, फिर वो SIO को चला जाता है। SIO ने तफ्तीश करनी होती है, वहां डील जाती हैं, वहां पैसे लेके क्रिमिनल्स को केस कमजोर कर दिए जाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में चला जाता है, और प्रोसिक्यूशन में जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर जनरल साहिबान है, वहां भी एक बहुत बड़ा क्राइम का धंधा चल रहा है, वहां जराइम का। उधर भी वो लोग फैसिलिटेटर्स बने हुए, उधर पैसे लेकर केस को कमजोर कर दिया जाता है, फेल हो जाती है। और जब फेल हो जाती है, ये जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद वही होता है जो दुआ मंगी केस में हमने देखा। जेल जाके पार्टियां करते हैं, घूमते हैं, पिकनिकें करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो तमाम डाकू दोबारा रिफ्रेश होके बाहर आ जाते हैं, ऐसा 2, 4, 5, 8 महीने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि SHOs, लेकिन नए पुलिस चीफ से हमें बड़ी उम्मीद है। पुराने तो ना लीपने के थे ना पोतने के थे, न जाने क्या कर रहे थे। तो अब अगर SHOs इस काम में लगाएंगे जो उनका काम है, क्राइम कंट्रोल करना, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। बीच में क्या चल रहा है, SSP के ऊपर दे दिए गए हैं। मतलब अगर मोबाइलें कब्जे कराने में लगी हुई होंगी, मोबाइलें गुटखा, बेनपुड़ी, मंशियात बिकवाने में लगी हुई होंगी, SHOs इन ये माफियाज की, सिस्टम की, जमीनों के ऊपर पुलिस कराने के ऊपर मोबाइलें खड़ी करके खड़े होंगे, तो लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं होगा। इस पर तो डिसाइड करना पड़ेगा नए पुलिस चीफ को। हमें इनसे उम्मीदें हैं मुझे थोड़ी बहुत कि ये आए और लोगों को डी लिंक करें, ये जो माफिया के लिए SHOs इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नई हिकमत अमली पुलिस चीफ को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, और जो SSPs भी कुछ लगे हुए हैं जो कि ठेके के ऊपर लगे हुए हैं, अब वो केवाड़ी के SSP साहब है, वो हिलते ही नहीं है। इसी तरीके से वेस्ट के अंदर बड़े मामला खराब है, बहुत सारे मामला खराब है। अगर पुलिस तो है ही नाकिस, और आप इस निजाम के ऊपर जो गले सड़े पे आपने बड़ी बात भी की है सर, लोग अब रेंजर्स पे भी सवाल उठाने लगे हैं। वो माजरत के साथ वो कहने लगे रेंजर्स जब है और चले, उनको तो नहीं पता आम आदमी को क्या इख्तियारात हैं क्या नहीं है। वो कहते हैं कि जब रेंजर्स मौजूद है और वो जब शहरी मरना शुरू हो जाए उनकी जानों, मैंने गवर्नर सिंध से पूछा था, जुमे को इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि वो रेंजर्स को नहीं, पुलिस का काम है करना। लेकिन वफाकी हुकूमत को कभी ना कभी तो इंटरवीन रेंजर्स के थ्रू, जैसे ऑपरेशन 2015 में हुआ था, अब ताजिर बरादरी ने भी कहा है कि आए उसी तरह का ऑपरेशन करे। और आपको पता है पुलिस में इतनी अहलियत नहीं है, रेंजर्स को ही अल्टीमेटली करना होगा। अब तो बड़ा संगीन मसला हो गया। हलीम साहब, आप क्यों नहीं टेकअप करते ऐसे फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि रेंजर्स को एक्टिव करें दोबारा? मैं मिसाल दे देता हूँ इस इशू के लिए। रेंजर्स पे आपने कहा कि जी रेंजर्स को कुछ करना चाहिए, अक्सर लोग भी, तरमदीन साहब ने बेचारों रेंजर्स के बारे में बात की। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मेरे हल्के PS 99 में डाकू आए, एक दुकान पर उन्होंने डकैती की, सामान लिया, मोबाइल लिए, वहां से भाग गए। आगे रेंजर्स ने उनको पकड़ लिया, वो टिकट नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, रेंजर्स उस दुकान पे लेकर आई, उन्होंने उसकी शनाख्त की, रेंजर्स ने पुलिस के हवाले किया। रेंजर्स नहीं कर सकती थी। उसके बाद अभी कोई 1.5 महीने पहले वो डाकू दोबारा आए, उस बंदे को कहा कि रेंजर्स ने हमें पकड़ा, तुमने शनाख्त की, ये लो गोली। उस बेचारे को जान से मार दिया, वो मर गया। रेंजर्स पकड़ सकती थी और पुलिस को देना था, और पुलिस को देने के बाद वही SHO, SIO, DPP, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, उस गोरख धंधे में जेल, उसमें करके लोग आजाद हो रहे। ज्यादा 80% वो लोग हैं जो जेलों से आजाद हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ, देखिए जब ये कच्चे में लोग मार रहे थे डाकुओं को, तो प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद साहब को भेजा था, इंटीरियर मिनिस्टर को, कि जाए हम रेंजर साहब के और देना चाहते हैं, आप वेपन चाहिए, इख्तियार तो आप देने, आपने देना है, रेंजर्स हम दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, न कप्पे, रेंजर्स नहीं कप्पे। अब कराची में रेंजर्स तो मौजूद है, इख्तियार सिंध गवर्नमेंट ने देना है। इख्तियार एक लिमिटेड दे रहे होते हैं, चौक पे खड़े हो जाओ, ना किसी को पकड़ सकते हैं, महदूद इख्तियारात हैं, रेंजर्स मौजूद है। अब वफाकी हुकूमत अगर अंदर आती है, खुद कुछ करती है, तो कहेंगे सिंध पे हमला हो गया है। मैं तो कहता हूँ इस पे, मैं तो वाकई तो सोचने लगा हूँ कि इस डाकू राज से बेहतर है गवर्नर राज ही लग जाए। मैं इसके हक में नहीं था कभी भी, लेकिन ये डाकू राज जो लग गया है, डाकू आजाद है, जिसको दिल करे कत्ल कर देते हैं, शहर कराची में निकलना महाल हो गया है, थोड़ी सी रुकावट है तो गोलियां मार देते हैं। रेंजर्स का रोल बढ़ना चाहिए, रेंजर्स को बाख्तियार होना चाहिए, और लेकिन ये वफाकी हुकूमत डायरेक्ट नहीं कर सकती है। डायरेक्ट आने के लिए तो आपको पता है सही हमला हो गया। तो इशू ये है, ये लोग, और मैं बताना चाहूँ एक और चीज, इस ऑर्डर 2019 के बाद पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना था। मैं पूछना चाहता हूँ, एक इजलास हुआ है सिर्फ, जिसमें कि उन्होंने IG करीम खान के खिलाफ एक करारदाद उसमें पास किया था।
एक इजलास उन्होंने नहीं किया है। पुलिस रिफॉर्म्स, पब्लिक सेफ्टी कमीशन, पुलिस ऑर्डर 2019 आया, ट्रांसफर पोस्टिंग के अख्तियार सीएम हाउस को चला गया। आज एसपी, पहले थाने बिकते थे, अब एसपी बिक रहे हैं, डीआईजी बिक रहे हैं, ठेके पे डिस्ट्रिक्ट दिए जा रहे हैं, और एक शख्स बैठा है सीएम हाउस के अंदर जिसका नाम फारूक बशीर है, ही इज डिफेक्टो आईजी। अब मैं समझता हूँ कि शायद कराची चीफ को इख्तियार देना पड़ेगा क्योंकि इनकी हुकूमत हिलने लगी, शायद मजबूरी में इन्हें गुलाम नबी मेमन साहब को लाए हैं। रेंजर्स को बाख्तियार होना चाहिए, रेंजर्स को इख्तियार देना चाहिए, वरना तो फिर वफाकी हुकूमत आएगी तो आईनी तरीके से आएगी। और आईनी तरीका तो आपको पता है कि फिर आईनी तरीका ये तो नहीं है कि बंदूकें लेके हम डाकुओं के पीछे दौड़े। आईनी तरीका तो ये है कि डाकू राज से छुटकारा गवर्नर राज से ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मादिल शेख साहब ने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली मादिल शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या सोल्यूशन दे सकती है, आपने सुना कि एक्सट्रीम हल क्या होगा।